2025 है वो सबकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कराएगा, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो। किसी को कुंडली दिखाए बिना कोई अपने आप ही करने लगे तो क्या हो जाए। व्यक्ति की कुंडली में कितना भी अशुभ बैठा हुआ हो राहु, आप उसका इलाज नहीं करा सकते। इलाज कराते ही उसको कोर्ट कचहरी की तरफ से बुलावा आ सकता है। अब जिसका वक्त खराब चल रहा होता है वो तो हर चीज़ मान रहा होता है, लेकिन क्या उससे उसका नेगेटिव हो जाता होगा। बिल्कुल होता है। ये उपाय है कि शिवलिंग पे शहद चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए। आपके सिर में दर्द होता है और वो डॉक्टर आपको बोलते हैं जाओ गूगल पे दवाई देखो और खा लो, नहीं ऐसा तो ज्योतिष में ऐसा क्यों करते हैं लोग? तो अगर आप लोग कुंडली दिखाए बिना ये सब उपाय कर रहे हैं ना तो सोच लीजिए। लाल किताब क्या है सर? इनकी रेमेडी हमेशा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। बाउंस बैक बहुत तेजी के साथ करते हैं। ऐसी कोई उपाय जो कुंडली दिखाए बिना भी करा सकते हैं। लेट नाइट तक अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं और सुबह देर से सो के उठते हैं तो सूर्य खराब हो रहा है। आप अंधेरे में बैठोगे, ये भी आपके ग्रहों को खराब करता है। रील की तरह हम अपनी जिंदगी में सुख पाना चाहते हैं। हर किसी को यही लगता है कि मेरा काम जो है ना बनते बनते रुक गया है। न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है और लोगों का शादी से विश्वास हटता जा रहा है। हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती है। पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होती है। मैं सबसे पहले राहु का एक उपाय दे देता हूँ, जिस किसी को भी राहु से डर लगता है। आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है उसकी कुंडली में ना हो, लेकिन इस उपाय की वजह से हो सकती है। इसलिए सोच समझ करके ही उपाय कराया जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में और मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसमें बहुत लोगों की दिलचस्पी है। लोग उसके बारे में खुद से पता करते हैं, जाते हैं लोगों के पास। हम बात करने वाले हैं आज ज्योतिष विज्ञान के बारे में। ज्योतिष आचार्यों के पास लोग बहुत जाते हैं कि अपनी कुंडली दिखाएं, अपना भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पता करें, कैसा होगा कल, क्या जो अभी तकलीफ है वो कम हो सकती हैं। इसके उपाय के लिए लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, लेकिन क्या सही में वो चीज़ होती है? ज्योतिष विज्ञान में क्या भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानकारियाँ होती हैं? क्या उससे जो जीवन में तकलीफ़ें चल रही हैं उसको कम करने में मदद मिलती है? क्या कोई ऐसा विज्ञान है? क्या कुछ रहे? और लोग जो ज्योतिष आचार्य हैं वो बताते हैं कि अगला महीना या अगला साल कैसा रहेगा। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज ज्योतिष आचार्य पंडित वीरेंद्र शुक्ला जी। शुक्ला जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सर, मैं शुरू करूं उससे पहले मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सर, जैसे मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक ही समय पे एक अस्पताल में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, वो समय भी लगभग सेम होगा, नक्षत्र भी शायद वही होंगे जी। तो उन सभी बच्चों की कुंडली क्या एक जैसी होगी और किस्मत भी एक जैसी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जन्म कुंडली एक जैसी हो सकती है, नक्षत्र चरण भी एक जैसा ही हो सकता है जो भी अस्पताल में बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपको जब भी आपके सामने कोई भी कर्म करने की आपके सामने एक स्ट्रैटेजी आती है, आपको कोई भी कर्म करना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं, आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कान है सुनेंगे जरूर, ग्रह है अपना फल देंगे जरूर, नक्षत्र है आपके सामने वही सिचुएशन लाएंगे जो एक दूसरे व्यक्ति के सामने लेकर आए, लेकिन आपने उससे डिसीजन क्या लिया, उससे आउटकम क्या आएगा, यहाँ से आपका भविष्य बदलता है। तो जैसे आप कोई अच्छी बात सुनते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है, कोई बुरी बात सुनते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है। इसीलिए कहा जाता है जो संत होता है, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम रखा है, जिसने अपने ग्रहों को अच्छे से समझा हुआ है, वो हमेशा गलत कर्म करने से बचेगा। वो अपने ग्रहों का सहारा लेकर के गलत कर्म को करने के बाद उसका डिफेंस नहीं करेगा। यहाँ से उसकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रहों के फल होते हैं वो बदलना शुरू हो जाते हैं और फिर उस जगह पे चाहे कुंडली एक जैसी हो, लेकिन भविष्य और वर्तमान दोनों का बदलना वहीं से शुरू हो जाता है। यानी जो बच्चे एक वक्त में एक जगह पर या एक समय पर ही सब पैदा हो रहे हैं उनके एक जैसी किस्मत तो होती नहीं है। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर बहुत सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। जैसे एक बच्चा तो उसमें टॉपर भी होता है क्लास का, और एक लास्ट बेंच पे बैठा होता है, पढ़ता ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसमें एक तो ये जो मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता का रेफरेंस दिया, एक वो है। दूसरा इसमें रेफरेंस आता है पिता के कर्म। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए, अस्पताल में एक समय पर बहुत सारे बच्चे पैदा हो सकते हैं, एक शहर में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक रिक्शा चलाता है और एक जो है ना बहुत बड़ा गाड़ी का शोरूम खोल के बैठा है। अब आप देखिए दोनों ने क्या किया, दोनों के पिता और दोनों के अपने कर्म की नियति, उन दोनों ने एक दूसरे की किस्मत को बदल करने का काम किया। इसी तरह से आप इसको और आसान भाषा में ऑडियंस को समझा देता हूँ। टीचर एक ही है, क्लास में बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, एक उनमें से टॉपर हो जाता है और समय भी एक ही है जिस समय पे पढ़ाया जा रहा है,
विषय भी एक ही है, पढ़ाने का तरीका भी एक है, लेकिन सबकी कैचिंग पावर अलग है, सब ने अपना अपना ऑप्शन चूज़ किया। तो जो बच्चा घर जाके प्रैक्टिस करेगा, मेहनत करेगा, वो क्लास में टॉप आएगा, और जिस बच्चे ने खेलने को चूज़ कर लिया और पढ़ाई को इग्नोर किया, वो फेल होगा। तो इसमें पढ़ाने वाले का क्या दोष? तो इसमें ग्रहों का दोष आरोपण नहीं करना चाहिए। अपने कर्म को अपने ज्योतिष के आड़े में ला करके बुरे कर्मों से बचना सबसे बड़ी समझदारी है। मैंने कई साधु संतों को, महात्माओं को सुना है, उनके प्रवचन में कहा है कि जो हमारा अभी ये जीवन है जी, इसके जो कर्म है वो पहले से लिखे रहते हैं, प्रारब्ध लिख के आता है कि हम कहाँ पैदा होंगे, क्या होगा। तो क्या ज्योतिष में ये बता सकते हैं, जैसे अगर मैं किसी बच्चे की कुंडली आपको दूं तो आप बता पाएंगे कि उसकी कुंडली में वो आने वाले दिनों में क्या कर सकता है, किस तरह का स्वभाव होगा? क्या ये बताया जा सकता है ज्योतिष विज्ञान के जरिए? देखो, बिल्कुल बताया जा सकता है। डूज एंड डोंट्स भी उसके अंदर होते हैं। अगर वो जो उसको डूज हैं उस पर वो ज़्यादा अच्छे से फोकस करेगा, डोंट्स को वो इग्नोर करेगा, तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा। इवन ये तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हमारी जन्म कुंडली का 5वां घर हमारे प्रारब्ध का होता है, हमारे पिछले जन्म का होता है कि हमने क्या कर्म किए हैं। और इसी तरह से जब आपका पिछला पता है तो आपका अगला भी पता चल जाता है। और इन सब में आपके कर्म की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कर्म क्या करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि एक बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग तो हो सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग कोई ये नहीं बताता कि किस डिपार्टमेंट में जाएगा, किस डेजिग्नेशन पे जाएगा, और इसको कितने दिन यहाँ पर जॉब मिलेगी, कितने बार ट्रांसफ़र होगा। ये सब कुछ कुंडली में लिखा होता है, लेकिन इन सब के पीछे कर्म तो इम्पोर्टेंट है ना। आप कुंडली कितना भी देखिए, कुंडली के अंदर आपको कर्म करने का तरीका दिया गया कि आप कैसा कर्म करो। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आप ज्योतिष को और ग्रहों को सहारा लेकर के आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद भी तो कहा है ना श्रीमद् भगवद गीता में, तीनों लोक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो प्राप्त ना कर सके, और उन्हें संघर्ष करने की ज़रूरत भी नहीं है। बावजूद उन्होंने आकर के कर्म किया, उन्होंने हर जगह अपना रोल बेहतर प्ले किया, तभी तो आज उनकी भी पूजा होती है। भगवान हैं, भगवान रह के कर्म कर सकते हैं, हम क्यों ना कर्म करें, और वो भी अच्छे कर्म। ये साधु जो हमारे संत महात्मा हैं, उन्होंने भी तो कर्म को ही टॉप प्रायोरिटी पर परिभाषित किया। ये है सर, मेरा ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि ना बच्चों की कुंडली बनवाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो कुंडली बनती है, उसके बाद माँ बाप उसको दिखाते रहते हैं, वो अपडेट लेते रहते हैं उसमें। तो क्या कुंडली बदल सकती है जो पैदा होते वक्त, जैसे जो उसमें लिख दिया रहता है कि बच्चे का स्वभाव कैसा होगा, उसको क्या है, तो आने वाले वक्त में लोग पूछते हैं तो क्या कुछ बदलाव होता रहता है उसमें? देखिए, इसका जवाब बहुत आसान भाषा में देता हूँ। गाड़ी कितनी भी टॉप आप ले लो, टाइम टू टाइम सर्विस और मेंटेनेंस तो मांगती है। इसी तरह से जब किसी बच्चे की जन्म कुंडली को पेरेंट्स दिखाते हैं, समय समय पर ग्रहों का गोचर बदलता है। जैसे सूर्य हर महीने में बदलते हैं, बुध 30 से 35 दिन में अपनी राशि बदलते हैं, फिर इसी बीच में वो वक्री भी होते हैं, अस्त भी होते हैं। मंगल का 40 से 45 दिन का समय होता है। बृहस्पति 12 महीने में एक राशि बदलते हैं। शनिदेव 30 महीने में राशि बदल देते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन में बदल देते हैं, 2.25 दिन में। तो इनके गोचर, इसे कहा जाता है गोचर, यानी कि जो चल रही है, जो आपकी फिक्स्ड जन्म कुंडली है, उससे आपके आज के गोचर के ग्रह कहाँ चल रहे हैं, उसको ठीक से रीड करना और आने वाले समय के ऊपर उस पर प्लान करना। पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि आने वाला समय कैसा है, कहीं कहीं ग्रहों का गोचर ऐसा तो नहीं है जो बच्चे को दिक्कत दे दे, ये मतलब होता है। और इसको इस तरीके से समझा जाए, ना कि किसी डराने की भाषा से समझा जाए। क्या कई बार ना लोग बीमार पड़ते हैं तो भी अपनी कुंडली दिखाते हैं जी कि क्या मेरे ग्रह खराब है? ऐसा होता है कि ग्रहों के खराब होने से या ग्रहों की स्थिति जो है वो थोड़ी सी आपकी फेवर में नहीं है तो आपकी तबीयत पे, आपकी सेहत के अलावा फाइनेंसेस सब पे असर करती हैं? जन्म कुंडली का 6ठा घर हमारी हेल्थ के लिए देखा जाता है, और जन्म कुंडली का 3रा घर हमारे पराक्रम के लिए देखा जाता है। लेकिन आपने पराक्रम अगर गलत जगह करके पैसा कमाया है, तो जो बीमारी का घर होता है वो कर्जे और लोन का भी होता है। यानी कि आप अगर कर्ज लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, बीमार होते हैं तो आप अपने काम से कट ऑफ हो जाते हैं, और डॉक्टर के पास पैसा भी जाता है और आपका टाइम भी खराब होता है। तो जन्म कुंडली का 6ठा भाव आपको दिखा देता है कि आप इस समय पे बीमार होंगे, कि आप कर्ज लेंगे, कि आपको नुकसान होगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर दान की प्रक्रिया कही गई है कि आप जो भी कमाते हैं, जो भी खाते हैं, आप उसमें से दान जरूर करते रहिए। चाहे आप जानवरों को दान करिए, उनको खिलाइए पिलाइए, क्योंकि प्रकृति का नियम है चलते रहना।
आपने अगर इनसे बचना है तो अपना पराक्रम भी सही रखना है और अपना दान भी सही तरीके से करते रहना है, जिससे कि आप बीमार कम से कम पड़ें। और बीमारियां आती हैं जब भी जन्म कुंडली के छठे भाव का गोचर जाएगा, 8वें का जाएगा, 12वें का जाएगा। 12वें का जाएगा तो अस्पताल भी जा सकता है, 8वें का होगा तो दुर्घटना भी हो सकती है, और छठे का होगा तो मामूली बीमारी लगकर वो ठीक भी हो जाएगा। मेरा ये सवाल पूछने का तात्पर्य ऐसे था कि लोग कुंडली दिखाते हैं, आप कह रहे हैं कि थोड़ा ग्रहों की स्थिति जो फिक्स होते हैं और अभी जो स्थिति है उससे देख लेते हैं जी सर। लेकिन मैं कई सारे वीडियोस देखता हूँ, सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, रील्स भी आती हैं, उसमें हर समय कई सारे लोग जो है बताते हैं कि अब ये वक्री हो गए हैं, अब ये अस्त हो गए हैं। जी सर, एक आम आदमी कैसे समझे कि वो वक्री हो गया और उसकी जीवन पे वो तो डर रहा है ना सर इससे। जी। तो आपको लगता है कि आम आदमी समझ नहीं रहा तो उसको कैसे समझाएं कि क्या हो रहा है? देखो, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हुए आपका फोकस अपनी गाड़ी पर होना चाहिए और आपको गाड़ी चलाने में एक्सपर्टीज होना चाहिए। आसपास से जो भी गाड़ियां निकल रही हैं या जो भी लोग आपके आसपास से निकल रहे हैं, वो वक्री, अस्त, नक्षत्र परिवर्तन, ये इसी तरह से चलता रहना चाहिए। आपको अपने काम में सबसे पहले एक्सपर्टीज़ रखनी चाहिए, आप उसमें एक्सपर्टीज़ रखो। आपकी गाड़ी चलाने की एक जो एक्सपर्टीज़ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सब तो यूनिवर्स का खेल है। आप एक बात सोचो, चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदलता है और उसके अलावा वो सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। अगर आप ऐसे ही ग्रहों को ही पकड़ कर बैठे रहोगे तो खाना कब खाओगे, पानी कब पियोगे, काम कब करोगे? ये तो ग्रहों का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करो। इतना नहीं विचार करना चाहिए। हाँ, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, 3 महीने का आप अपना एक सिस्टम बनाइए। 3 महीने में एक बार आप अपने किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली दिखाओ, जिनका मैथमेटिक्स से स्ट्रांग है, जो गणित अच्छे से यानी जानते हो, जिनका गोचर के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ हो। वो आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। मैं पिछले 18-20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कोई हर 3 महीने में आते हैं। बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, भैया साल में एक बार दिखाओ, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए 3 महीने का कहता हूँ, जॉब वालों का मैं 6 महीने का कहता हूँ। इतना दिखाओ, ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। सर, एक सवाल ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कि दिखाओ, तो क्या उस देखने में कुछ बदल जाता है, कुछ बदलता है उससे? बिल्कुल बदलता है। जैसे अभी हमने अभी बात करी है कि बुध 30 से 35 दिन में राशि बदलते हैं और मंगल आपके 40 से 45 दिन में। जब जिस दौरान में दिखाई देता है, एक ज्योतिषी को दिखाई दे जाता है कि भैया 3 महीने बाद इनकी कंडीशन में क्या नेगेटिविटी आ सकती है, या तो होता है उसी समय पे बता दिया जाता है कि इसको इस तरीके से हैंडल करना, ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, और या तो फिर उस जगह पे उनको बुला करके उस जगह पे कोई पूजा बता दी जाती है या उनको कोई उपाय बता दिया जाता है, और अगर कोई प्रिकॉशनली होती तो गाइड कर दिया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे सामने एक यूनिवर्सल प्लैनेट्स में चेंज आने वाला है। 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। ऑलरेडी 5 प्लैनेट वहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु का तो 18 महीने का गोचर चलता ही है, वहाँ बैठे ही हैं। सूर्य 14 मार्च से 14 अप्रैल तक लगभग मीन राशि में रहते हैं। चंद्रमा भी वहीं है, शुक्र भी वहीं है, मंगल भी वहीं है और बुध भी वहीं है। तो अब ऐसे में जब शनि का गोचर लगेगा, उस समय पर देखा जाना ज़रूरी है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से 4, 8, 12 पे, यानी कि जन्म के चंद्र लग्न से 4, 8, 12 पे जब ये गोचर हो रहा होगा, उन सब के लिए ये पैनिक कंडीशन क्रिएट करेगा। तो जो भी ऐसे लोग होंगे, अब मैं सबकी कुंडली तो लेकर के बैठ नहीं सकता, भैया आओ। तो जब कोई आते हैं तो उनको बता दिया जाता है, भैया इस समय पे गोचर होगा, एक बार आप आकर के अपना कंसल्टेशन ले लेना, क्योंकि सबके ग्रह अलग हैं। हाँ, सब पे ग्रह अलग हैं तो सबके लिए उपाय भी अलग होगा, अलग उपाय ही होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात पूछूं, सोशल मीडिया आप भी देखते होंगे सर? बिल्कुल। और बहुत सारे वीडियोस लोग डालते हैं, आप भी बताते हैं, लेकिन सर जो उपाय बताए जाते हैं वो जेनरिक नहीं हो सकते ना। जैसे मेरे लिए मेरी कुंडली अगर अलग है, मतलब एक समय पे आप कह रहे हैं कि बच्चा एक साथ पैदा हो भी जाए कि नक्षत्र में, तो भी कुंडली अलग अलग होती, तो क्या वो जो उपाय बताए जाते हैं कुछ खासकर ज्योतिषों द्वारा, तो क्या वो सब पे एक जैसे लागू होते हैं, जेनरिक हो सकता है कि ये कर लेने चाहिए तो सबको सही उसकी असर मिलेगा? देखो, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो जेनरिक होते हैं, जो सब किसी को करना होता है। जैसे मंदिर रोज आना जाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ तिलक लगाने की प्रथा है, वो कॉमन होनी चाहिए। ब्राह्मण वर्ग को, यानी ब्राह्मण कृत्य जो करते हो, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, टीचिंग प्रोफेशन में, उनको सर पे चोटी जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कुछ उपाय जेनरिक होते हैं, कुछ आपकी कुंडली के हिसाब से कस्टमाइज होते हैं। जो कस्टमाइज होते हैं वो आपके चार्ट को देख के कहा जाता है, और जो जेनरिक होते हैं
वो तो आपको समाज में हर कोई दे देता है। जैसे अगर कहा जाए फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें, गौ सेवा करें, ये जेनरिक रेमेडी है। लेकिन अगर कहा जाए कि आप सूर्य संक्रांति पे दान करें, या आप एकादशी का व्रत रखें, या आप लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं, ये आपकी कस्टमाइज रेमेडी हो सकती है। जैसे किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती है, उसे एकादशी का व्रत कंपलसरी बताया जाता है, ठीक है। अब जैसे किसी की कुंडली के अंदर सूर्य बहुत ज़्यादा एफिलिक्टेड होकर के बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि भैया आप संक्रांति पे दान जरूर करो, क्योंकि जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, महीने में एक बार करते हैं। तो इसी तरह से कस्टमाइज रेमेडी भी होती हैं और जेनेरिक रेमेडीज भी होती हैं, लेकिन वो सब बर्थ चार्ट को देख के बताए जाते हैं। जेनेरिक रेमेडीज आप कभी भी कर लो, यानी कोई भी कर सकता जो है। उपाय बताए जा रहे हैं उसमें आपको ये भी सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा उपाय है जो कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। एग्जैक्टली, हाँ, ऐसा होता है सर? बिल्कुल होता है। आपको एक उपाय बताता हूँ। शनि, राहु, मंगल और केतु और बृहस्पति, इनकी रेमेडी हमेशा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए जी। राहु की रेमेडी अगर आपने गलत कर दी तो आप समझिए अगले 18 महीने के लिए आपने अपनी गर्दन फंसा दिया। शनि की अगर आपने गलत रेमेडी कर दी तो 2.5-3 साल के लिए आप फंस गए। और अगर आपने मंगल की कर दी तो 40 से 45 दिन के लिए गए। और अगर आपने बृहस्पति की कर दी तो 12 महीने के लिए आपको इसका बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है उपाय अपने सोच समझ कर करो। ऐसे ही किसी ने बता दिया आप उसको करने लग रहे हो, नहीं। घर की हाइजीन रिलेटेड आप रेमेडी आप आराम से करिए, घर साफ सुथरा रहना चाहिए। लेकिन कह दिया जाए कि जी घर की उत्तर दिशा में इस रंग का पेंट कर दो, पूरब में इस रंग का कर दो, तो पूरा घर ही रंग बिरंगा कर दो। हाँ, मैंने क्योंकि ना सर आप कह रहे हैं हाइजीन रखना चाहिए, लोग रखते हैं जी, लेकिन मैंने कई रील्स में भी देखा, लोगों को सुना भी, और बहुत सारी बातें भी ऐसी हैं कि अगर आपका राहु है, राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है, तो आप अपने घर का टॉयलेट साफ कीजिए, छत पे लकड़ी मत रखिए, ऐसी बात करते हैं। तो आदमी नहीं ना चाहते हुए भी ढूंढता है पहले कि छत पे लकड़ी है क्या और ये है क्या। तो ऐसा होता है क्या सर? ये सारे उपाय काम आते हैं? देखो, राहु अटेंशन का मालिक है। अगर किसी ने आपको कहा कि राहु की दशा चल रही है तो ये काम कर लीजिए, और अगर आप उससे इफेक्टेड हो गए तो 100% आपका राहु खराब है। अच्छा, तो ये समझ जाओ कि मतलब मेरा ध्यान जा रहा है, इसका मतलब खराब है। हाँ। इसका मतलब या तो खराब भी है या तो कमजोर है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपका ध्यान अपने काम पर होना बहुत जरूरी है। ठीक। आपका राहु कितना भी खराब हो, आप एक देखो जो गार्बेज कलेक्टर होता है, जो रोजाना कूड़ा उठाता है घर घर जा करके, उससे ज़्यादा राहु और किसका खराब होगा? वो तो रोजाना यही काम कर रहा है, लेकिन वो किसी से इफेक्ट नहीं होता। उसको अपना काम करना है तो करना है। राहु जो हैं, जब इन्होंने देवताओं से अमृत मंथन, समुद्र मंथन के दौरान में अमृत लेकर भागे थे और मोहिनी का रूप भगवान विष्णु ने धारण करके इनसे अमृत ले लिया, तो वो क्या था? वो डिस्ट्रैक्शन ही तो था। अगर वो अमृत नहीं देते और मोहिनी से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो सारा अमृत पी गए होते। तो हर आदमी के सामने ऐसे ही मोहिनी और अमृत जैसे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। आपको अपना काम ठीक से करना आना चाहिए। हाँ, घर की छत साफ रखना, अपने घर के वॉशरूम्स वगैरह को नीट एंड क्लीन रखना, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके सहारे आप अगर किसी को डरा रहे हैं या कोई डर रहा है तो इसमें दोनों ही गलत हैं। डरने वाला भी और डराने वाला भी। डराया ज़्यादा जाता है क्योंकि ना मैंने आपने भी सुना होगा, बहुत देखा होगा आपने भी, कि राहु का असर है आप पर, आप पे काम नहीं बन रहे, बनते बनते रुक जाते हैं, इस तरह की बातें बोली जाती हैं। हर किसी को यही लगता है कि मेरा काम जो है ना बनते बनते रुक गया है, तो मेरे पे राहु की अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा इस तरह से लगने लगता है। तो आपको लगता है कि उन लोगों को सोच समझ कर ये करने चाहिए उपाय? मैं सबसे पहले राहु का एक उपाय दे देता हूँ, जिस किसी को भी राहु से डर लगता है। और ये जेनरिक ये वो रेमेडी। राहु हमारा ब्रेन है, इतना हिस्सा है, और अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी का नीचे का हिस्सा अच्छा रहेगा ही रहेगा। आप रोजाना 15 मिनट के लिए प्राणायाम करना स्टार्ट कर दीजिए जी। 15 मिनट से शुरू करिए, आप उसे फिर आधा घंटा ले जाइए, 1 घंटा ले जाइए, या आप 45 मिनट तक ले जाओ। आप इसे रेगुलर बेस पर करो। राहु छोड़ो, सारे ग्रह आपके आगे हाथ पांव जोड़ करके बैठे रहेंगे कि भैया ये क्या कर रहा है, इसको तो कुछ बुरा असर हो ही नहीं रहा। क्योंकि जब तक आपके ब्रेन में ऑक्सीजन ठीक तरह से पहुंचेगी, आपके सारे ग्रह अलाइन होंगे, आपका डिसीज़न अच्छा होगा, आपके डिसीज़न में कामनेस आएगी, आप बहुत स्ट्रांगली कोई भी काम करोगे, बहुत स्थिरता के साथ। राहु भागता नहीं है, राहु कहता है रुक जाओ, और रुक करके ही आप किसी चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो।
इसीलिए आपको राहु का सबसे बेस्ट रेमेडी योगा, प्राणायाम, ब्रीथ एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रेमेडी है। आप भगवान की पूजा भी एक तरफ छोड़ दो, कोई बात नहीं, भगवान कह रहे हैं मैं आपके अंदर हूँ, लेकिन अगर आप इसी तन से किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, इसी जुबान से आप किसी को कष्ट पहुँचाते हैं और बाद में जाके भगवान की पूजा करते हैं, क्या फ़ायदा उस पूजा का। इसीलिए सबसे बेस्ट राहु की रेमेडी, आप ब्रीथ एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, आपका राहु हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपके घर में कितना भी कुछ पड़ा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, जब घर में कम सदस्य होते हैं तो घर में बहुत अच्छी साफ सफाई रहती है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग रहती है, लेकिन जब घर में बच्चे आ जाते हैं तब सारा सामान इधर उधर होता है, सारी दीवारें भी खराब होती हैं। अब ऐसे में क्या करोगे राहु का, बच्चों को बाहर भगा दोगे। सर ये सवाल इसलिए भी मैंने पूछा कि ना मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि गुरु ग्रह जो है अगर आपके मजबूत होंगे तो राहु केतु और शनि का असर नहीं होगा, मंगल को मजबूत करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा। गुरु ग्रह मजबूत करना है तो चंदन और तिलक लगाइए, मंगल के लिए गुड़ और शहद का उपाय। सर ये क्या उपाय होते हैं गुरु? अब आप देखते हैं कि गुरु ग्रह इससे मजबूत हो जाएंगे, मतलब किसी को कुंडली दिखाए बिना कोई अपने आप ही करने लगे तो क्या हो जाएगा? देखो, जैसे मैंने भी कहा कि कुछ उपाय कॉमन होते हैं, जो कि माथे पे चंदन वाला उपाय है वो कॉमन उपाय है, वो कर सकता है हर कोई। गुरु पिता होते हैं, दादा होते हैं, बाबा होते हैं, इनका काम क्या होता है, आप कितनी भी शैतानी करके आओ ये आपको गले लगाएंगे। तो इसी तरह गुरु अच्छा रखना है ना, तो पहले तो किसी में बुराइयां ढूंढनी बंद कर दो, ठीक है, सब में भेदभाव करना बंद कर दो। आपको जो काम करना है आप उसमें एक्सपर्ट बनो, क्योंकि गुरु कौन होता है, जो एक्सपर्ट हो अपने काम का, हम उसी को गुरु कहते हैं। तो आप जो हमारे पिता होते हैं उनको परिवार चलाना अच्छे से आता है और उन्हें सब बच्चों को बराबर प्यार करना भी आता है। तो इसीलिए आप माथे पे सबसे पहले प्यार और ममता का और बराबरी का चंदन लगाओ, फिर उसके बाद हल्दी का चंदन लगाना है, कोई भी आप लगाओ वो लगाइए। गुरु ग्रह से ये बात सच है कि गुरु अगर कुंडली में अच्छा है तो राहु केतु अच्छा फल देते हैं, लेकिन गुरु का मतलब ये नहीं हो गया माथे पर तो आपने खूब सारा पीला चंदन लगाया और सब पे आप गुस्सा कर रहे हो, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए ये बात सही है कि गुरु से राहु केतु अच्छे होते हैं, लेकिन गुरु आपके कहते हैं ज्ञान, आपके अंदर ग्रेविटी होनी चाहिए, आपके अंदर नॉलेज ग्रेविटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, वो आपके अंदर है, आपको राहु केतु प्रभावित करेंगे ही नहीं। और ये जो मंगल के उपाय हैं कि शिवलिंग पे शहद चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए, ये करने चाहिए, मतलब इस तरह से? मैं ऐसे उपाय रिकमेंड नहीं करता, कॉमन रेमेडीज़ ऐसे कोई भी ना करे, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, आँख में अगर धूल का कण जाता है तो आपकी आँख तिल मिला जाती है, आपकी आँखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। आप कोई भी ऐसा उपाय आप कर रहे हैं वो आपकी जन्म कुंडली के खातों में जुड़ता है, और वो कहीं ना कहीं अगर वो गड़बड़ हुआ तो आपको परेशानी भी दे सकता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से ही करें। और सबसे बेस्ट भगवान श्री कृष्ण जी की मैं श्रीमद् भगवद गीता बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ अपने कर्म में। एक व्यक्ति को अपना काम ढंग से करना आना चाहिए, फिर चाहे उसे कुछ है या ना आए, आप अपना काम ढंग से करो, आपके ग्रह ऑटो अलाइन अपने आप हो जाएंगे। मेरा एक सवाल ये भी है कि ये कहा जाता है कि अगर आपको लैविश लाइफ चाहिए तो बुध और शुक्र अच्छे होने चाहिए जी। तो बुध ग्रह को अच्छा करना है तो मूंग भिगो के खिलाइए कबूतरों को, शुक्र को अच्छा करना है तो भी पक्षियों को खाना खिलाइए, इत्र लगाइए, यहाँ लगाइए और यहाँ गर्दन ये सब क्या है? सर मैं इन सबको यही कहूँगा, देखो ऐसे कोई भी उपाय मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको अगर कोई भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी में लग्जरी लेनी है तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जितने भी हाई एंड ब्रांड देखो, जितने भी हाई क्वालिटीज़ की चीज़ें देखो, वो अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं, कमिटमेंट डिलीवर करते हैं, सर्विस डिलीवर करते हैं। आप उसकी डिलीवरी पे फोकस करोगे, आपके पास जितनी भी लैविश लाइफ है आपको मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पे चंदन लगा के बैठ जाओगे, यहाँ चंदन लगा के बैठ जाओगे, तो आप एक बात बताओ काम कब करोगे? मेरे पास आप आए और मैं यहाँ चंदन लगा रहा हूँ, यहाँ चंदन लगा रहा हूँ, यहाँ मैं अपना इत्र लगाए जा रहा हूँ, मैं अपने कपड़े ठीक करता जा रहा हूँ, तो आप भी तो वेट कर ही रहना है। पंडित जी इन सबसे फ्री हो गए हो तो थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। और सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए भी कहा जाता है। सफ़ेद कपड़े तो देखो ऐसा होता है कि सफ़ेद कपड़ा होता है चंद्रमा से जुड़ा हुआ, और आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है अपनी लाइफ में। चंद्रमा क्या है, आपका जब हाई टाइड आता है तो पानी बहुत तेज़ी से उछाल मारता है, तो जब आप मिक्स्ड कलर के कपड़े पहनते हैं तो कहीं ना कहीं से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। लेकिन जब आप वाइट कलर के कपड़े आप पहनते हैं तो इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, इससे आपके अंदर ठहराव आता है,
आप फोकस्ड होते हैं और आप किसी चीज़ को आराम से कर सकते हैं। रुके हुए पानी में ही आप अंदर बैठी हुई कोई चीज़ देख सकते हैं, और जब पानी में वेव्स हो तब आप उस चीज़ को ठीक से पकड़ नहीं पाते। इसीलिए वाइट कपड़ा पहन सकते हैं जिन्हें अपने काम के अंदर फोकस्ड होना है। मुझे चाहिए, मैं पहनता हूँ। क्या कलर से भी लाइफ पे असर पड़ता है? ये भी कहा जाता है कि नीले और काले कपड़े मत पहनिए अगर आपकी राहु की अंतर्दशा महादशा चल रही है, या केतु की चल रही है, शनि की 7.5 ढैया चल रही है। तो नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी कुंडली में यदि शनि केंद्राधिपति स्वामी होकर के बैठे, मूल त्रिकोण के स्वामी होकर बैठे और उच्च के होकर बैठे हैं, आपको काला कपड़ा ही अपने काम में हायर स्टडी करवाएगा, वही आपसे डीप रिसर्च करवाएगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु इनके साथ ही स्वामी भी बन करके बैठ गए हो तो भी ऐसे में ही आपको वही ग्रोथ दिलाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीला काला कपड़ा पहनने से नुकसान होता है। जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, जिनके फाइनेंशियल लॉस बहुत होते हैं, जिनके घर में कला कलेश बहुत हो जाता है, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होती है, और उनकी कुंडली के अंदर ये ग्रह खराब हों, उनको काले नीले कपड़े पहनने के लिए मना किया जाता है कि भैया थोड़े दिन तक मत पहनो, जब ये वक्त निकल जाएगा तो खूब पहन लेना। लोग मुझसे सवाल करते हैं, पंडित जी आपने मना किया, देखो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो वही पहनते हैं। भाई आप भी बन जाओ, आप भी पहन लेना, पहले फोकस तो हो जाओ। यानी काले कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा कोई पहन सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन पहन कब रहे हो ये मैटर करता है। अब शादियों में अगर आप दूल्हा दुल्हन होते हैं वो काला कपड़ा पहन करके बैठ जाएं तो हमारे तो मंगल कार्य है, मंगल कार्य में तो लाल को शुभ माना गया है। अब ऐसे में वहाँ पे मना किया जाता है। अब इसी तरह से आप ले लो, किसी के यहाँ आपको मेकअप करके या सज धज करके नहीं पहुँचना है, लेकिन आप उस दौरान में ऐसे आप आर्टिफिशियल अपना मेकअप करके पहुँच जाओ तो आप सबकी नज़रों में गलत हो जाओगे। लेकिन अगर आप शादी में अच्छे कपड़े पहन करके नहीं जा रहे, घरेलू कपड़े पहन गए तो वहाँ बुरे बन जाओ। तो डिपार्टमेंट होता है कब कौन सा कपड़ा पहना जाए, कब किस रंग को अवॉइड किया जाए, ये उसके हिसाब से चलना होता है। काले नीले कपड़े को मना नहीं किया जाता, बीमार व्यक्ति को कम से कम पहनना चाहिए ताकि उस पर असर थोड़ा कम। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि सर काले और ये सब का है, लेकिन सर क्या कपड़ों से असर करता है ग्रहों का? जैसे मेरे ग्रह, कोई ग्रह है वो खराब चल रहे हैं मान लीजिए, तो उस ग्रह से जुड़ा हुआ रंग जो है वो कपड़ा ना पहनने से असर पड़ जाएगा लाइफ में थोड़ा बहुत भी? देखिए सर, ये डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर है, किसी भी तरह से इफ्लेक्टेड है, और आप गवर्नमेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो देखा जाना ये ज़रूरी है कि अगर सूर्य कमज़ोर है तो आप वही रंग का ऑरेंज कलर का आप रुमाल ले जाइए, तिलक लगा लीजिए, वो आपको सपोर्ट करेगा। बट अगर वो नीच है या किसी और ग्रह के कारण वो पीड़ित हो रहा है तो आप पहनोगे तो आपको नुकसान होगा। इस तरह से नीच अवस्था देखी जाती है, पीड़ित अवस्था देखी जाती है, कमज़ोर अवस्था देखी जाती है। और कुंडली के अंदर 4 अवस्थाएं लगती हैं, 5 अवस्था लगती है। जैसे एक बच्चे की लगती है, पहले शिशु अवस्था होती है, फिर उसकी एक थोड़ा सा बड़ेपन की अवस्था लगती है, फिर यौवन अवस्था लगती है, फिर उससे थोड़ा सा मिच्योर लगती है, फिर अब उसके बुढ़ापे की लग जाती है। यही 5 अवस्थाएं ग्रहों में भी लगती है। तो इसी तरह से अब अवस्था के हिसाब से आपको कपड़े पहनने चाहिए। अब इतना आप सोचोगे तो फिर वही वाली बात आ गई। तो इसीलिए आपके पास एक पंडित जी होने चाहिए जो आपको कह सकें भैया इस काम के लिए ये पहन के जाना, आपका काम हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है सर, मतलब जैसे आपके पास भी लोग कुंडली दिखाने आते होंगे तो आप उनको सजेस्ट करते हैं कि ये ग्रह आपका भी ठीक नहीं है या ये ठीक है तो आप ऐसा करिए, ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसा रंग होता है और ये उपाय कीजिए? जैसे किसी की शादी की बात करते हैं तो हम उसके लगन कुंडली को देखते हैं और उसके नवमांश को देखते हैं। अगर उसकी कुंडली के अंदर जन्म कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें और 12वें भाव में हम देखते हैं D1 चार्ट के अंदर यानी लगन चार्ट के अंदर अगर कोई ग्रह खराब है और वही ग्रह नवमांश जिसे हम शादी के लिए देखा जाता है वहाँ भी खराब है, तो हम उसे मना कर देते हैं भैया इस रंग के कपड़े पहनना बंद कर दो, ताकि शुरुआत में आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चले। फिर जब हैबिचुअल हो जाओगे, एक दूसरे को समझ लोगे, तो कभी कभी पहनने में बुराई नहीं है। तो ऐसे परहेज बताया जाता है। अब ऐसे कि आप सारी उम्र के लिए छोड़ दो और सब कुछ ही छोड़ दो तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो सर अगर आपसे पूछूं कि 9 ग्रह हैं तो इन 9 ग्रहों के ऐसे उपाय, क्योंकि देखिए सब पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कोई ना कोई जीवन में तकलीफ रहती है, ग्रह भी खराब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो ऐसी कोई उपाय जो कि जेनरिक हो, जो कुंडली दिखाए बिना भी के रह सकते हैं, ऐसा कोई आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ये 9 ग्रहों में से ये उपाय करें तो आपको शुभ फल मिलेगा? सबसे पहला उपाय, आपको जो भी आप कमाई कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा दान जरूर करना शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो आप
आप मंथ में एक बार आप फूड स्टॉल लगा के आप खाना खिला दीजिए। आप चाहे तो आप मंदिर के बाहर खड़े होकर के गरीब लोगों को फल बांट दीजिए। अगर आप अपने घर से बीमारियां दूर रखना चाहते हैं तो आज के युग में सबसे पहले ज़रूरी है दान करना। अगर आप दान नहीं करोगे, बीमारियां आपके घर में ऑटोमेटिक आएंगे। एक उपाय, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है और लोगों का शादी से विश्वास हटता जा रहा है। आपके अपने घर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कबाड़ इकट्ठा करना बंद कर दो। जैसे होता है लोग घर में इलेक्ट्रॉनिक जंक्स इकट्ठा कर लेते हैं और लगता भी है मेहनत करके पैसा खरीदा है 100-200 रुपये में हो सकता है ठीक हो जाए, वो ठीक नहीं होती बल्कि और आपके घर को ख़राब करती है। तो घर में जंक इकट्ठा बिल्कुल भी मत करो। कपड़ों के नाम पर आप अपने घर में कपड़ों का ढेर भी मत इकट्ठा करो। अपनी पर्सनल और अपनी लाइफ स्टाइल की हाइजीन को मेंटेन रखो, इससे आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगी। और डार्क कलर और डार्क रूम में बैठना बंद कर दो, यानी डार्क कपड़े और बिजली का बिल बचाने के नाम पर आप अंधेरे में बैठोगे, ये भी आपके ग्रहों को ख़राब करता है। तीसरी चीज़ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट करनी चाहिए, आज के समय में लोग संडे को सबसे बड़ी छुट्टी मनाते हैं, दोपहर 2-2 बजे सोकर उठते हैं। अगर आप हायर स्टडी नहीं कर रहे हैं, अपने काम में रिसर्च नहीं कर रहे हैं और आप लेट नाइट तक अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं और सुबह देर से सो के उठते हैं तो सूर्य खराब हो रहा है। आप नहीं हो सकता तो संडे आप मज़दूरों को, जो भी नीडी लोग हैं उनको आप खाना ज़रूर बांट के आओ, इससे आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की बड़ी कॉमन बात हो गई, लेकिन इसके लिए कहीं से मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन आपको इस तरह की चैरिटी करने से मिलेगा। इसके अलावा आप जब कभी भी किसी नदी जाते हैं, आज सब लोग गंगा जी जाते हैं, अब देखो कुंभ स्नान भी शुरू होने वाला है, लोग जाएंगे वहाँ मिलियंस ऑफ टन में अब गार्बेज इकट्ठा करके आएंगे, कबाड़ फेंकेंगे। नदियों को साफ नहीं रख सकते तो गंदा भी मत करो, इससे आपका चंद्रमा खराब होगा, कहीं ना कहीं मन परेशान होगा और मन परेशान होने से आपके डिसीजन गलत होंगे और आपका पैसा खराब होगा। तो नदियों को गंदा बिल्कुल भी मत करो। इसके बाद आखिरी चीज़ हो जाती है कि आज के समय पे हम लोग पेशेंस बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया है। 1 मिनट भी अगर हमें कहीं डिले होता है तो हम परेशान होते हैं। रील की तरह हम अपनी ज़िंदगी में सुख पाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट रेमेडी है राहु की। रोज़ाना 15 से 20 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करो। आप नहीं कुछ कर सकते, आप बैठ करके ओम का जाप कर लो, आँख बंद करो और कहीं भी अपने घर में बैठ जाओ, किसी भी समय बैठ जाओ, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो, और आप डीप ब्रीथ ले करके आप ओम का जाप करो। आप देखेंगे 15 दिन में आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत, ये सब कोई कर सकता है, ये सब कोई कर सकता है। मैं खुद भी करता हूँ। मैं खुद भी जब कभी हरिद्वार जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मेरी सबसे पहले आस्था ये होती है, आसपास अगर कोई कचरा पड़ा है तो पहले उठा के वहाँ डस्टबिन में फेंक देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे साफ़ नहीं रख सकता तो मुझे गंदा करने का हक नहीं है। और जब मैं वहाँ कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ जो मैं उठा सकता हूँ, वो मैं उठा के डस्टबिन में फेंक भी देता हूँ। और मैया को प्रणाम भी करता हूँ, क्षमा भी मांगता हूँ, जिस किसी से गलती है माँ क्षमा करना। एक आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, पहले ज्योतिष आचार्य सारे वो चार्ट बनाते थे, मैंने ऐसे क्रॉस देखा, मैं इतना जानता नहीं उसके बारे में, लेकिन अब एक नई चीज़ सुनने में आती है कि लाल किताब के उपाय हैं। जी, लाल किताब क्या है सर? सर लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो बहुत टेक्निकल हैं, लेकिन जो लाल किताब अक्सर मार्केट में मिलती है उसमें जो है ना वो टेक्निकलिटी ख़त्म कर रखी है। लाल किताब के उपाय एलोपैथिक मेडिसिन की तरह हैं, लग गए तो आपको घंटों में आराम दे देंगे, और अगर उनका बाउंस बैक हो गया तो देने वाले को भी और करने वाले को दोनों को नुकसान होता है। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जो ग्रह जिस राशि का मालिक है या जिस राशि का मालिक है, अगर वो उसी राशि और उसी भाव में बैठा है, उपाय उसका अगर किसी को दे दिया, सपोज कि आपका चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हुआ है और कर्क राशि का ही बैठा है, तो मैंने अगर आपके चंद्रमा का उपाय गलत दे दिया तो अगर उससे आपको नुकसान मिलेगा तो मुझे भी नुकसान मिलेगा। तो लाल किताब के उपाय बाउंस बैक बहुत तेज़ी के साथ करते हैं, और लाल किताब के उपाय एलोपैथिक मेडिसिन की तरह हैं। इनको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लोगों ने इसको बहुत आसान समझ लिया, इसको तांत्रिक समझ लिया है, इसको काली विद्या से भी जुड़ा हुआ बहुत सारे लोग समझ लेते हैं, लेकिन सर, ये नहीं मैं इसलिए पूछा ना क्योंकि सर अब आप रील्स देखते होंगे या पॉडकास्ट देखते होंगे बहुत सारे, उसमें कहते हैं कि ये उपाय है, इस लाल किताब में लिखा हुआ है। अगले ने कुंडली देखी नहीं देखी मैं नहीं जानता, लेकिन उसने बता दिया। अब जिसका वक्त खराब चल रहा होता है वो तो हर चीज़ मान रहा होता है कि उसके साथ तो ये हब कुछ हो रहा है, उसे लगता है कि दुनिया में सब कुछ गलत उसी के साथ हो रहा है और ये उपाय से उसको, लेकिन क्या उससे उसका नेगेटिव हो जाता होगा?
बिल्कुल होता है। मैंने अभी आपसे कहा था कुंडली में ग्रह कहीं भी बैठे हुए हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपको ऑप्शन सही चूज करना आना चाहिए। आपके आगे रील चल रही है, आपको कॉमन उपाय मिल रहे हैं, आप उसे कर रहे हो बगैर वेरीफाई के, आपका नुकसान भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे आपने कहा दान करना चाहिए, अब लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जौ का उपाय कीजिए। जी, जौ क्या आपने सुने राहु होंगे कि का उपाय हाँ, होता है। राहु का उपाय होता है। जी। अब वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए किसी को? क्योंकि देखिए राहु से, शनि ग्रह से, केतु से या मंगल से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ किसी का खराब रहता ही होगा। तो वो तो बेचारा वही करता होगा ना, सोचता है कि अभी कर दूंगा तुरंत राहत मिल जाएगी। बता देता हूँ, जन्म कुंडली के अंदर राहु यदि अशुभ भाव के अंदर बैठे हैं, अशुभ भाव कौन से हो गए? जैसे पहला भाव हो गया लाल किताब के अनुसार से कहा जाता है जो, जबकि लाल किताब में भी राहु पहले भाव को अशुभ नहीं कहा गया। वहाँ पे ये कहा गया है कि अगर राहु पहले भाव में बैठे हैं तो धर्म की ढोलक को यदि हाथी अपनी सूंड से बजाएगा तो वो ढोलक कितने दिन बजेगी? यदि राहु लगन में बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति को धर्म बहुत नियति के साथ निभाना पड़ता है। यानी अगर चालाक है ना और धार्मिक बन गया तो नुकसान ही करेगा, इसीलिए कहा गया, राहु को हाथी कहा गया। ऐसे में आप जौ का उपाय कर सकते हो। राहु अगर 5वें भाव में बैठा है तो जौ का उपाय कर सकते हो, 9वें भाव में बैठा है तो जौ का उपाय कर सकते हो। लेकिन अन्य घरों में अगर राहु बैठे हुए हैं तो जौ का उपाय नहीं कर सकते। और ये तो हो गया जौ का एक उपाय जो कि दबाने वाला होता है। जौ के उपाय 3-4 हैं लाल किताब में। एक होता है लाल कपड़े में बांध के दबाने वाला, एक होता है जल प्रवाह वाला, एक होता है रात को सिराने रख करके सुबह पक्षियों को डालने वाला, और एक होता है कि जौ को आप पानी के अंदर भिगो करके और उठा करके आप सुबह पक्षियों को डाल दो। ये उपाय हो गए। लेकिन इन सारे उपायों के अंदर देखा जाना ये ज़रूरी है कि आज आपके वर्चुअल चार्ट में ग्रह की क्या कंडीशन है। अगर आपका जन्मदिन जिस भी दिन होता है उस दिन आपका जब चार्ट चेंज हो और उस समय पे आपकी जन्म कुंडली के 4थे भाव में शनि या सूर्य आकर बैठे हैं, आप कोयला जल प्रवाह कर दो, ये भी राहु का उपाय है, या जौ जल प्रवाह कर दो। आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम बिना वजह हो सकती है, हो सकता है उसकी कुंडली में ना हो, लेकिन इस उपाय की वजह से हो सकती है। इसलिए सोच समझ करके ही उपाय कराया जाना चाहिए। अब सूर्य चंद्रमा यदि 6ठे भाव में बैठे हैं और व्यक्ति की कुंडली में कितना भी अशुभ बैठा हुआ हो राहु, आप उसका इलाज नहीं करा सकते। इलाज कराते ही उसको कोर्ट कचहरी की तरफ से बुलावा आ सकता है। और ये जो कहते हैं कि केतु का उपाय करना हो या शनि महाराज का उपाय करना हो तो कुत्ते को खाना खिलाइए, मतलब ये तो जीव सेवा है, ये तो जीव करनी सेवा है। ये कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो उपाय बताते हैं कि उड़द की दाल, लोहा, काला कपड़ा, ये सब लेके जल में, ये सब क्या कहते हैं? सर ऐसे कोई भी उपाय करने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अगर आपके ग्रह अशुभ फल देने के लिए रेडी बैठे हैं कि ये कोई एक गलत काम करे मैं रिजल्ट दूंगा, तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाओ कि अगर ये उपाय गलत पड़ गया तो आपको तकलीफ भी आ सकती है। यानी कुंडली दिखाए बिना आपको ये सब नहीं करना चाहिए। सर आप एक बात समझो, बड़ी कॉमन सी बात है। अब दवाई, आपके सिर में दर्द होता है, आपको महसूस होता है कि आपको सेरेडोन लेने से ठीक हो सकती है, लेकिन जब वो ठीक नहीं होती तब आप क्या करते हैं? एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपको बोलते हैं जाओ गूगल पे दवाई देखो और खा लो। नहीं, ऐसा तो नहीं ना। तो ज्योतिष में ऐसा क्यों करते हैं लोग कि आप गए गूगल पे, यूट्यूब पे, रील में सब कुछ देखा और जो मना है वो उपाय कर दिया। ये ग्रह का मतलब आपको पता है क्या होता है? ग्रह का मतलब होता है जो भी हमने कर्म किया वो उसकी पोटली अपने पास इकट्ठा करते रहते हैं, वो ग्रहण करते हैं, और वो ग्रहण करके जब आपका वो समय आता है देने का तो वो उसी एनर्जी को आपके पास भेज देते हैं। अब सूर्य की और चंद्रमा की तो रोशनी आपको दिखाई देती है, अन्य ग्रहों की नहीं दिखाई देती, इनकी एनर्जी नहीं दिखती, लेकिन ये इनकी एनर्जी होती है तभी तो हमारी बॉडी इफेक्ट होती है। आप सोचो शनि की महादशा अंतरदशा जब व्यक्ति पे आती है तो व्यक्ति के शरीर में गैस बहुत बननी शुरू हो जाती है, जॉइंट्स पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं, वात बॉडी का बिगड़ जाता है। क्यों? शनि जो है वो गैस प्लैनेट है, तो बॉडी में गैस बनेगी और गैसेस से हमारे जॉइंट्स खराब होते हैं, बॉडी में हमारी आयरन डेफिशिएंसी आ जाती है। वो तभी क्यों आती है? क्योंकि बॉडी उस दौरान में, जिस दौरान में हम पैदा हुए थे उस चार्ट के हिसाब से अब उस ग्रह की एनर्जी अब हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है। ओके। हमारी जो बॉडी है मिट्टी से ही तो बनी है जी। तो मिट्टी अब उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है।
अब वो ऑब्जर्वेशन से हम अपनी बॉडी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हम जाते हैं कि भैया अब ये देखते हैं ग्रहों में क्या कंडीशन है। अगर ग्रहों का हमने गलत उपाय इस समय पे कर लिया तो उसका फल कौन लेगा? बॉडी तो लेगी। तो इसी तरह से कोई भी उपाय ऐसे नहीं करने चाहिए। आप उड़द जल प्रवाह कर रहे हो, अगर सूर्य आपका बाई बर्थ चार्ट डिफॉल्ट आपकी कुंडली में सूर्य चौथे में बैठा है, उड़द जल प्रवाह का नतीजा हो जाएगा आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। आपको नहीं होगी, आपके पिता को हो सकती है। यानी असर आपके परिवार में भी आ सकता है और आ सकता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम कुंडली तो देख कर बैठे नहीं हैं, लेके जो हम देख करके बता दें कि इसको आएगी आएगी। तो अगर आप लोग कुंडली दिखाए बिना ये सब उपाय कर रहे हैं ना, तो सोच लीजिए फिर आप लोग बहुत भुगतना भी पड़ता है। बिल्कुल होता है, हर कर्म का फल आपको मिलता है। आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। एक सवाल ये भी है सर कि जैसे ये कह रहे हैं कि 2024 शनि का साल है, क्योंकि 2 और 2 4 और 4 8 8 शनि का नंबर है तो जी, जबकि हिंदू सनातन धर्म में विक्रम संवत माना जाता है। एग्जैक्टली। तो उसके हिसाब से तो नहीं बनता ये, नहीं, लेकिन आप देखें तो लोग कह रहे हैं कि शनि का साल है, शनि का साल है। साल तो सभी ग्रहों का हो सकता है ना जी। तो इसमें क्या कहेंगे सर आप? सर देखो ऐसा है, 1 जनवरी से जो नया साल शुरू होता है ये हमारा वेस्टर्न नया साल है। हमारे सनातन धर्म में इसको नहीं माना जाता, लेकिन इसको नेग्लेक्ट भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो भी जब प्रभु की मर्जी के बगैर पेड़ का पत्ता नहीं हिलता, तो ये नया साल भी उन्हीं की मर्जी से ही बना है जी। लेकिन ये किसके लिए बना है ये उनको देखना है। हमारे लिए नया साल, हमारे जो सनातनियों के लिए है, वो हमारा मकर संक्रांति से और हमारे चैत्र के नवरात्र से शुरू होता है। मकर संक्रांति से देख लिया जाता है सूर्य की क्या पोजीशन है, नवरात्र से देख लिया जाता है कि कौन सा ग्रह इस साल हमारे साल का राजा है, और हमारे बैसाख के दिन से देख लिया जाता है जब हमारा सूर्य मेष राशि में परिवर्तन करता है, इससे मंत्री देख लिया जाता है। तो हमारे लिए तो सनातनियों के लिए तो 2025 जो नया साल शुरू हो रहा है ये तो सूर्य का है, जो कि अगले साल चैत्र नवरात्र तक रहेगा। तो सूर्य का मतलब हो गया राजा, जो कि ग्रहों में भी है। तो इस साल और राजा इस समय पे पूरे साल थोड़ा परेशानी में रहने वाले हैं। अच्छा, यानी ये कौन लोग होंगे जो परेशान होंगे? जो हमारे देश के जो सर्वोच्च शिखर पे जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे आप सीनियर ऑफिसर्स को देख लीजिएगा, इस साल उनकी भी बहुत एक्सरसाइज होगी। मिनिस्टर्स लेवल पर भी इस साल बहुत सारी एक्सरसाइज होगी, यानी पॉलिटिकल लेवल पर भी ये साल इसी वजह से सूर्य राजा हैं साल के। और जब 29 मार्च को इस सारे ग्रह, जब शनि देव का गोचर हो रहा है, जब नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है उससे अगले दिन से, तो ये शुभ नहीं कहा जा रहा है। यानी अगले साल बहुत उठापटक हो सकती है। उठापटक हो सकते हैं, स्पेशली उन लोगों की, क्योंकि जिन लोगों ने अपने काम के अंदर मेहनत ठीक से नहीं की है, और जिन लोगों ने कर भी रखे, तो देखो ताकत चाहे छोटी हो बड़ी, परेशान तो किसी को भी करती है। तो इसीलिए अगला साल बहुत मेहनत करवाने वाला है, और जो लोग मेहनत में अपने एक्सपर्ट हैं वो लोग रिलैक्स हो करके बैठेंगे, थोड़ा उनकी भी कुर्सी हिलेगी लेकिन वो स्टेबल रहेंगे। तो अगला साल जो 2025 है वो सबकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कराएगा, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, और चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो। यानी आप कह रहे हैं कि सर सबको मेहनत करनी पड़ेगी, अगला साल सबके लिए कराए? अगला साल सबके लिए कुछ न कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करवाएगा, और स्पेशली मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस करवा देगा। सर ये जो आप कह रहे हैं तो लोग मूलांक में भी मानते हैं, जैसे किसी का जन्म 19 तारीख का तो 1 और 9 10 10 यानी 1 का मूलांक हुआ। तो इनके अगर हिसाब से देखा जाए तो 1 से 9 नंबर के लिए अगला साल कैसा रहेगा? मैं ये सब नहीं बताऊंगा, मैं इससे सटीक चीज़ बता देता हूँ। इससे सटीक चीज़ है कि आपके पास अपनी जन्म कुंडली होगी, आपको अपनी चंद्रमा की राशि देखनी है, आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है। यदि आपका चंद्रमा मेष राशि, कन्या राशि या कुंभ राशि के अंदर बैठा है, तो आपके लिए 2025 बहुत बेहतर रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी करेगा, आपकी वेल्थ में भी सपोर्ट देगा, और आपने जहाँ कहीं भी अपनी कंपटीशन में कोई भी आपको तैयारी करनी है उससे बहुत अच्छे आउटकम आपको मिलने वाले हैं, और इसको आप हर लेवल पे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 3 राशि वालों के लिए, मेष, कन्या और कुंभ। इसके बाद बात कर लेते हैं वृषभ, सिंह और धनु वालों के लिए। इनके लिए सामान्य रहने वाला है। इनको जो इन्होंने पीछे मेहनत करी है उसका आउटकम इनको मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन अभी इनको कहीं पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और मकर राशि वालों के लिए।
इनके लिए जो कंडीशन ये करवाने वाला है, ये कहेगा कि भैया अभी तुम्हारे काम में कमी रह गई है, अभी तुमको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, हाँ तुमने इतना काम किया है, तुम्हें रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इनको थोड़ा सा बराबर बराबर का रिज़ल्ट मिलेगा। तो मिथुन, तुला और मकर राशि वाले अभी मेहनत करने से पीछे ना हटें। इनके ऊपर से भी मकर राशि वालों के ऊपर से 7.5 बेशक ख़त्म हो रही है, लेकिन शनिदेव अभी इन 3 राशियों को आराम नहीं देंगे, कहेंगे भैया करो अभी। और सबसे ज़्यादा जिन लोगों की कर्क राशि है, जिन लोगों की वृश्चिक राशि है और जिन लोगों की मीन राशि है, इनके लिए थोड़ा और मेहनत अभी और रहेगी। इस साल उनके लिए थोड़ा सा मुसीबत का समय है। वो लोग थोड़ा सीरियस होकर के लोगों की ब्लेसिंग्स लें, दुआएं लें, थोड़ा गलत कर्म करने से बचें, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी में एक जुड़ा एक सवाल है कि राशि जो है ना, कई लोग अपने नाम से ले लेते हैं कि प से नाम आया तो कन्या राशि हो गया, लेकिन कुंडली में राशि अलग होती है। हम यहाँ पर कुंडली की राशि से चलेंगे। हाँ। कुंडली ये बताना इस तरह, क्योंकि सर लोग है ना अपनी राशि अखबार में जो ढूंढते हैं, मैं भी ढूंढता हूँ, जैसे आप अगर ढूंढे तो वो लिखा होता है ना प से आपका राशि कन्या होगी। जी जी जी। वो मेरी कुंडली की राशि से फिर कैसे अलग अलग हुआ था? तो उसके हिसाब से तो आपके लिए अच्छा है ना। हाँ। तो 2 राशियां होती हैं, एक ही राशि होती है? देखो सर, राशियां कई प्रकार से फॉलो की जाती हैं। एक होती है लग्न राशि, एक होती है सन साइन, सन की राशि होती है, एक होती है आपकी नाम की राशि, एक होती है चंद्रमा की राशि। 4 तरह से देखी जाती है, लेकिन जो बेसिकली जो रूट कहा गया है हमारे सनातन सब्जेक्ट में, वो चंद्रमा राशि को कहा गया है। आप अपनी चंद्रमा राशि को फॉलो करो, और अगर आपको अपनी चंद्रमा राशि नहीं पता तो आप अपनी नाम राशि को फॉलो कर सकते हो। अच्छा। और जो बहुत सारे लोग ना सन साइन को फॉलो करते हैं, हाँ। कि 21 तारीख से 21 तारीख तक देखते हैं, वो नहीं देखो। अच्छा, वो उसको नहीं मानना चाहिए ज़्यादा? उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो वेस्टर्न के हिसाब से ना, वहाँ देखो सन छुपता है, हाँ, है ना। वो हमारे यहाँ को सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, वहाँ जा कर के रहने लग जाओ 3 साल, उसके बाद उसे फॉलो करो, क्योंकि 3 साल में क्या होता है, 2.5 साल में शनि राशि परिवर्तन कर लेते हैं और आपकी बॉडी पूरी तरह से वहाँ की एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर लेती है, तो आप वहाँ फॉलो करो। अच्छा सर, मेरा एक ही आखिरी ये सवाल है, क्योंकि अगला साल आप कह रहे हैं कि सबके लिए बड़ी मेहनत वाला रहेगा। बहुत मेहनत। तो आप कह रहे हैं कि बिना कुंडली दिखाए उपाय नहीं करना, लेकिन उपाय अगर बताना है जी, जो लोग कर सके, भाई सबको तकलीफ जीवन में रहती है, कोई कितना भी सुखी हो उसको लगता है कि मेरे साथ ही सब गड़बड़ होता है कई बार, लेकिन अगर लोगों को अच्छा रखना है, अपना साल, अपना भविष्य अच्छा रखना है, अपने वर्तमान को अच्छा रखना है, तो अगले साल ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए 2025 में जो कि लोगों को फायदा दे, ना कि नुकसान दे? ऐसे उपाय बताइएगा। वो एश्योर्ड रिजल्ट्स देने वाले उपाय बता रहा हूँ प्रफुल्ल जी। मंदिर रोज आना जाना शुरू कर दीजिए, किसी भी एक टाइम चले जाइए, दोनों टाइम जाइए तो बहुत अच्छा, और खाली हाथ मंदिर मत जाइएगा, कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाओ। दूसरा उपाय, मंदिर में जो पंडित जी सुबह शाम की आरती करते हैं उनको पैर हाथ लगा करके उनको दक्षिणा जरूर देकर आओ। तीसरा उपाय, सूर्य संक्रांति आती है हर महीने में, उस दिन आपने दान जरूर कुछ ना कुछ करना है, मंदिर में कराओ, गरीब लोगों को नहीं कर सकते हो तो। इसके अलावा एकादशी का व्रत उन लोगों के लिए ज़रूर अनिवार्य हो जाता है जिनकी इस साल हेल्थ ख़राब रही है और आगे भी उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में हेल्थ के लिए चेतावनी दे रखी है। और इसके बाद आ जाती है कि आपके घर में यदि बच्चों की पढ़ाई लिखाई ख़राब चल रही है, या मैरिटल लाइफ में कोई इशू आ गया है, या घर में कलह कलेश बहुत है और घर की फीमेल्स बहुत बीमार रहने लग गई हैं, तो अष्टमी के दिन दोनों अष्टमी ले लीजिए, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की, और पूर्णिमा और अमावस्या, इस दिन धागे वाली मिश्री ले लीजिए, दूध ले लो और साबुत चावल ले लो, ये आप जाके महादेव को अर्पित करके आओ। और जब आप ये उपाय कर लोगे ना, अगले 1 साल में आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे, आपके घर से बीमारियां भी गई हुई होंगी, और आप कहीं ना आप पॉजिटिविटी के साथ आप भगवान पे भरोसा रख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लोगे। ये सॉलिड रेमेडी है जिसे कोई भी कर सकता है, किसी की कोई भी राशि हो। और सूर्य को जल दे सकते हैं क्या? ये सबको देना चाहिए। सूर्य आत्मा तो हर किसी के अंदर है ना, और सूर्य आत्मा के स्वामी हैं, तो जितनी आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी है उतनी आपकी नॉलेज अडॉप्शन स्ट्रांग होती है, तो सूर्य को जल तो कंपलसरी है। और वो भी कैसे देना चाहिए, तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल, लाल फूल डालिए, नहीं होता लाल चंदन डाल लीजिए और गुड़ डालिए, और नंगे पैर खड़े हो करके, नंगे पैर नहीं हो सकता आप कंक्रीट के, कई बार छत पे लोग खड़े होके देते हैं, तो आप लकड़ी के फट्टे पे खड़े होके जल दे दीजिए, वो भी आपके लिए सेम रिजल्ट देगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो जल देते हैं
वो किसी बाल्टी में दे देते हैं और उसके बाद वो तुलसी में डाल देते हैं, वो जूठा जल होता है। ये गलती मत करो। कच्ची ज़मीन पर दो या फिर किसी बाल्टी में देके अन्य पौधे में डाल दो। सूर्य को जल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं कि 10 बजे दे दिया जल, नहीं, सूर्योदय के समय पे दीजिए। नहीं होता तो आप सूर्यदेव को प्रणाम कर लो। अच्छा, यानी सूर्योदय के समय नहीं दे सकते तो कम से कम हाथ जोड़ लीजिए। हाथ तो जोड़ लो, उनको थैंक्स तो कर दो, उन्होंने जीवन दिया है आपको। और अगर कोई तकलीफ है जो आप कहते हैं कि ग्रहों के हिसाब से ठीक हो सकती है, तो उसके लिए कुंडली दिखाना जरूरी है, बिना उसके उपाय नहीं करना चाहिए। नहीं आपका करना कहना चाहिए जी। तो यानी कुंडली दिखाए बिना कुछ नहीं कुंडली दिखाए बिना उपाय नहीं करने चाहिए। और अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी को फाइनेंशियल कंडीशन है, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं और उसे अच्छे ज्योतिषी नहीं समझ में आ रही कि वो कहाँ जाए, तो एक उपाय बता रहा हूँ, वो अपने घर में एक छोटी सी गुल्लक बनाए, उसके अंदर हर रोज़ पूरे परिवार के लोग इकट्ठा करके उसके अंदर 2-2, 5-5 रुपये रोज़ाना इकट्ठा करें और अमावस्या के दिन ले जा करके आप इस गुल्लक को मंदिर में दे आएँ। जो भी इसकी डोनेशन इकट्ठा हुई है पूरे महीने में घर में, अमावस्या टू अमावस्या, इसको ले जा करके मंदिर में दान पात्र में डालें। आप देखोगे बीमारियां जाने लगेंगी, तकलीफ जाने लगेगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट उपाय है जो हर कोई किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उम्र में और किसी भी समस्या से मुक्ति पाने के लिए कर सकता है, वो होता है श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। रोजाना करें अगर आपके पास समय है, नहीं तो वीक में कोई एक डे फिक्स कर लीजिए। आप इसे करके 3 महीने देखिएगा, इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे और जहाँ कहीं भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स होगी आप उससे तुरंत बाहर आएंगे। और इसकी जो विधि विधान होते हैं उसको अगर किसी आप मंदिर के पंडित जी से आप पूछ लीजिए इसका क्या तरीका है, कैसे बैठ के किया जाए, वो आप करिए और इसका मैजिक देखिएगा। नहीं, लेकिन अगर कोई सुन ले तो भी क्या उतना ही प्रभाव होगा? बिल्कुल, अगर आप आपका प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि संस्कृत में उसकी बात आती है, तो आप सुन भी लेंगे शांत मन के साथ बैठ के, तो भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये थे ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र शुक्ला, जिन्होंने बताया कि अगर आपको जीवन में तकलीफ है और आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ग्रह, इन सभी चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो बिना कुंडली दिखाए कोई भी उपाय करना सही नहीं है। कुछ उपाय जो बताए जा रहे हैं वो ऐसे नहीं कर लेने चाहिए, उसका उल्टा असर भी आ सकता है। तो ऐसे में अगर आपको विश्वास है तो आप किसी ज्योतिषाचार्य से ज़रूर मिलें, कुंडली दिखाएं और उसके अनुसार ही उपाय करें। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो सभी कर सकते हैं, जिन्हें करना चाहिए, जैसे पूजा पाठ उन्होंने बताया, सूर्य को जल चढ़ाना बताया, ये उपाय ज़रूर करें। लेकिन अगर कोई उपाय करना है तो यूं ही मत कर लीजिएगा, ज़रूर दिखाइएगा।